नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर नॉलेज। और यह वीडियो का जो पार्ट थर्ड होगा, इससे पूर्व वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3, बल्कि ये वीडियो का पार्ट फोर्थ होगा, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बेसिक जानकारी दी जा रही है, जो कि PYQ बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ये टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इसमें जो है परीक्षा प्रश्न है, और इसमें राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के अंतर्गत आपके सारे ही हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य शामिल इसमें हैं, जिसमें यूपी PSC, BPSC, छत्तीसगढ़ PSC, उत्तराखंड PSC, झारखंड PSC, राजस्थान PSC इत्यादि में। और यह समसामयिक जो अंक है या लेटेस्ट जो अंक है, यह उपयोगी होगा यूपी PSC के APS भर्ती 2023 यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी भर्ती 2023 के लिए, जिसके प्री यानी फर्स्ट चरण के एग्जाम में 50 मार्क्स की कंप्यूटर नॉलेज संबंधी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, यानी कंप्यूटर नॉलेज के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। साथ ही इसके अलावा यूपी द्वारा आयोजित जो एग्जाम है BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी 2023, जिसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन होना अविशेष, उसमें भी ये टॉपिक सम्मिलित है, कंप्यूटर नॉलेज के टॉपिक सम्मिलित हैं। तो इसको देखते हैं वीडियो की इस अंक में अगली कड़ी के रूप में, और यह जो है PYQ बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में इस कड़ी को हम देख रहे हैं। और यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ से इसको देखते हैं, यह 55 नंबर प्रश्न है। तो इसको 55 के देखते हैं कि यह है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। पूछ रहा हार्डवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है कंपाइलर है। यह उत्तराखंड UDLDA मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, यानी इसका आंसर देखें तो B है। कहते हैं तो व्याख्या, कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है, जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं तथा इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। 56 देखते हैं, तो 56 में है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर देखते हैं 56 का, यानी 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें असेंबलर जो है यह हार्डवेयर नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। असेंबलर जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम अर्थात एक सॉफ्टवेयर होगा। असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो असेंबली भाषा में लिखे कंप्यूटर प्रोग्रामों को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ संक्षिप्त जानकारी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में समझ लेते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, यानी कंप्यूटर का जो प्रत्येक भाग होगा वह या तो सॉफ्टवेयर से बना होगा या तो हार्डवेयर से बना होगा, या तो सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा। तो इसमें यह है, कंप्यूटर की भौतिक यानी कंप्यूटर में जो भौतिक है या फिजिकल बनावट, जिसको छूकर महसूस करने योग्य भाग, कंप्यूटर की भौतिक यानी फिजिकल बनावट जिसको छूकर या महसूस करने योग्य भाग को हार्डवेयर कहते हैं। यानी हार्डवेयर वो होगा जो कंप्यूटर का भौतिक बनावट होगी, जिसको छूकर महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत देखें तो डाटा इनपुट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर था, उससे जुड़े सभी साधन हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैरेक्टरों की एक सूची निर्धारित, जिसे कैरेक्टर सेट कहते हैं। हर कैरेक्टर एक नंबर के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। ASCII कैरेक्टर सेट इंग्लिश के सारे कैरेक्टरों तथा विशेष कंट्रोल कैरेक्टरों के लिए 0 से 127 नंबर का उपयोग करता है। और यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो आपका है, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है। जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग भाषा, जैसा कि असेंबलर एक प्रोग्राम भाषा है, तो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना परिवर्तित करना होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर इसका मेन उद्देश्य देखें तो डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जानकारी के रूप में सॉफ्टवेयर को थोड़ा लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है, यानी सॉफ्टवेयर जो है यह 3 वर्गों में वर्गीकृत होता है, यानी इसको 3 भाग में सॉफ्टवेयर को बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। पहला जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी BDMS, ट्रांसलेटर, डेटा संचार सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर होता है। दूसरा जो होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत चिकित्सा सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट होता है। और तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसकी डिटेल जो व्याख्या है वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के रूप में, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यह 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी व्याख्या सॉफ्टवेयर में हमने कर लिया है। कंपाइलर जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति, यह जो है सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर नहीं है।
कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। सॉरी, इसमें कंपाइलर जो है वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पूछा है तो सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसको छू सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल रूप में आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति जो होती है ये सारे ही मतलब फिजिकल रूप में है, इसलिए हार्डवेयर के रूप में है, जबकि कंपाइलर जो इसमें सॉफ्टवेयर है। ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 के क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इस पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है बना करके। तो ये सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको जो है सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। इसको देखते हैं केंद्रीय विश्लेषक इकाई यानी केंद्रीय संसाधक एकक या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क कहने का रीजन इसका ये भी होता है कि इनपुट जो सूचना होती है, जो इसको सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको यानी केंद्रीय संसाधन इकाई होता है, इसी के माध्यम से ये जो आउटपुट के रूप में इनपुट जो होता है आउटपुट के रूप में चेंज होता है। 59 प्रश्न देखें, निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका डी है, प्रचालन तंत्र। कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह सॉफ्टवेयर है, इसको भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दिया गया। तो यह प्रचालन एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी यंत्र का मतलब वो जिसको हम छू सकते हैं। यंत्र सामग्री का मतलब हार्डवेयर हुआ, यानी जो फिजिकल रूप से जिसकी बनावट होगी। तो प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी हार्डवेयर है या एक यंत्र सामग्री है, जबकि प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह सॉफ्टवेयर है। प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम यंत्र नहीं अपितु सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर यंत्र हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो यह इसका यानी ब्रेन ही होगा। जैसे शरीर का जो महत्वपूर्ण भाग ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग ब्रेन होगा, अर्थात ब्रेन का मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। यह आपका क्वेश्चन देखें तो यूपीपीएससी प्री 2012, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखें तो केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर का वो भाग जहां कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। प्राप्त सूचनाओं का मतलब इनपुट को विश्लेषण करके उसको आउटपुट के रूप में चेंज करता है। 61 प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? यानी सॉफ्टवेयर शब्द जो है संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी यानी पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी, एमएस वर्ड भी संसाधक में प्रयोग किया जाता है। इसको देखें उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा गया प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो शब्द संसाधन अथवा वर्ड प्रोसेसर, यानी शब्द संसाधन को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसमें पाठ का संपादन एवं प्रसंस्करण किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। वर्ड स्टार माइक्रो प्रो, वर्ड स्टार माइक्रो प्रो इंटरनेशनल द्वारा विकसित शब्द संसाधन है, जबकि पेज मेकर एडोब का शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इसमें 62 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। इसका सही आंसर जो है यानी माइक्रो वर्ड जो है ये उदाहरण किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर तीन वर्गों में बांटा गया है, उसमें से पहले हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम था, और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, उसके अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यह दूसरे पार्ट में था। तीसरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर था जिसमें टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर थे। तो इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। डी है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या, यानी 62 की व्याख्या भी यही है जो कि ऊपर हमने किया है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर देखें तो बी है, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसको समझ लेते हैं। तो इसकी व्याख्या आपका जो है यानी यह प्रश्न 63 की व्याख्या को देखते हैं। एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रलेख रचना प्रणाली यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार की मुद्रण योग्य सामग्रिक रचना और संपादन में किया जाता है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। यानी आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण यानी जो छोटे कंप्यूटर बनाए जा सके हैं, यह किसके कारण संभव हुआ है? यानी पहले जब से शुरुआती दौर में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए जाते थे। शुरुआती दौर में कंप्यूटर जो बहुत भारी भरकम थे, और आज जो है इसका बहुत लघु रूप हुआ है। इसका कारण जो है समाकलित परिपथ चिप्स है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी कहते हैं। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने लगा। समाकलित परिपथ चिप्स अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूप यानी मिनिमाइजेशन संभव हो सका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलिकॉन की बनी होती है। यानी आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनी होती है? या इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है इसका हिंदी रूप देखें तो हिंदी रूप अभी हमने देखा कि ये जो होता है आपका समाकलित परिपथ चिप्स इसको कहते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और ये सिलिकॉन की बनी होती है, और यह बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको देखा जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें, कंप्यूटर में उपयोग आने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यानी आईसी इंटीग्रेटेड चिप सिलिकॉन की बनी होती है। 1958 में जेएस किल्बी ने छोटे से चिप के रूप में संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया था। आईसी चिप यानी ऐसी चिप कहा जाता है। ये एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है जो कि हमने देखा सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न आपका इसमें दिया है 66 है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी जो है चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। ये उपरोक्त प्रश्न ही जो हमने देखा उसी पर बेस्ड है, सिलिकॉन से बनी होती है, और ये कई एग्जाम पूछे गए हैं जिसमें यह देखा जा सकता है। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या पर भी ये प्रश्न आधारित है। 67 नंबर प्रश्न देखें, तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी
बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, ये इसको मॉडेम कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वो करा वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है उसको मॉडेम कहते हैं। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का, वो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट होता है। ये कई एग्जाम में भी पूछा गया, इसको देखा जा सकता है। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट। इंटरनेट के प्रयोग हेतु कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम आवश्यक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम आवश्यक होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा पुनः डिजिटल सिग्नल को एनालॉग बनाने का कार्य करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 68 देखें, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, मॉडर्न है। यानी इसको कहने का अर्थ केवल बदल दिया गया है, अर्थात यह संसद में प्रश्न पर ही आधारित है, इसको करने का तरीका दूसरे ढंग से कहा गया है। और यह देखा जाए तो यूपीएससी लोअर यानी ये भी अच्छे खासे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मॉडर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसकी व्याख्या भी उक्त प्रश्न की व्याख्या पर आधारित है। रोम मेमोरी है, रोम को हम जानते हैं जैसा कि ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। तो इसको देखते हैं, रोम मेमोरी है, इसका आंसर ए है, केवल पढ़ने के लिए यानी रीड ओनली मेमोरी है। और ये उत्तराखंड UDLD मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न। इसको देखते हैं, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। जबकि रैम को हम जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसके बाद देखते हैं मेमोरी को थोड़ा सा और डिटेल में कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ समझ लेते हैं। तो टाइप ऑफ मेमोरी के प्रकार के रूप में यहाँ समझते हैं। तो मेमोरी जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। यानी मेमोरी जो होती है इसको समझते हैं तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली जो होगी सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। यानी जो ये पहले प्रकार की, इसको 3 रूप में जाना जा सकता है। पहला तो सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, इसको मुख्य मेमोरी कहते हैं। दूसरा इसमें जो मेमोरी है उसको द्वितीयक या सहायक या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। इसको 3 तरह से कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है और बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राथमिक जो इस मेमोरी इसको देखते हैं, जब पुनः जो होती है यानी जो सेमीकंडक्टर प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है पुनः 3 भागों में डिवाइड है। 3 भागों में पहला जो आपका है, पहला अस्थायी है और दूसरा जो है कैश है, तीसरा जो है अस्थायी रूप में है। तो अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत जो आती है वो रोम आता है, यानी रोम अस्थायी है। इसके बाद प्राम है, इसके बाद ई प्राम है, इसके बाद ई प्राम है, यानी प्राम, ई प्राम और डबल ई प्राम जो अस्थायी मेमोरी में, साथ में रोम भी है। कैश मेमोरी जो कि सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और अस्थायी मेमोरी में देखें तो इसमें रैम है और रैम जो है यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद द्वितीयक मेमोरी के रूप में देखें, यहाँ पर जो हमने द्वितीयक मेमोरी के रूप में देखा, जिसको द्वितीयक मेमोरी, सहायक मेमोरी, बैंकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं। यह भी आपके 7 प्रकार की है, जिसमें हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक टेप है, यानी पहला हार्ड डिस्क, दूसरा मैग्नेटिक टेप, तीसरा CD ROM है, इसके बाद फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, DVD है, फ्लैश मेमोरी है। यानी 7 प्रकार की जो होगी द्वितीयक है सहायक मेमोरी होगी, जिसमें फ्लैश मेमोरी शामिल है, DVD भी शामिल है, पेन ड्राइव भी शामिल है, फ्लॉपी डिस्क शामिल है और CD ROM है, मैग्नेटिक टेप है और हार्ड डिस्क है। तो ये सब मेमोरी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे देखते हैं। 70वां प्रश्न है, सेलेरोन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। इसका सही आंसर सी है, कंप्यूटर प्रोसेसर है। यानी सेलेरोन जो है और पेंटियम और कोर क्रम जो है यह जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। यह जो है राजस्थान PCS और प्री 2013 से पूछा गया प्रश्न। इसको देखते हैं, सेलेरोन पेंटियम था कोर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 71 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहा जाता है। यानी हमने देखा कि जो मेमोरी 2 प्रकार की थी, अस्थायी के अंतर्गत जो थी वह रोम थी, यानी रोम थी, और इसके साथ साथ रोम के साथ साथ अस्थायी में प्राम थी, और प्राम की सारी ही सीरीज यानी प्राम, ई प्राम, डबल ई प्राम, ये सारे जो थे अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को 3 प्रकार था, जिसमें अस्थायी मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जिसको हमने कहा, ये 3 प्रकार थे, जिसमें पहला अस्थायी मेमोरी थी और दूसरा कैश मेमोरी और तीसरा अस्थायी मेमोरी थी। तो ये जो आपका है रोम जो है यह अस्थायी स्मृति या अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत है, और इसके साथ साथ ही प्राम, ई प्राम और डबल ई प्राम भी अस्थायी मेमोरी में है। जबकि CPU को जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और रैम जो होता है एक अस्थायी मेमोरी, हालांकि यही मुख्य मेमोरी के अंतर्गत थी लेकिन ये अस्थायी है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके बाद CD ROM देखें तो यह जो आपकी द्वितीयक या सहायक या बैंकिंग जो है, बैंकिंग स्टोर मेमोरी के रूप में CD ROM का प्रयोग किया जाता है, इसको हमने देख चुके हैं। और इसको यहाँ कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती, अतः कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न 72, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति का विश्लेषण। इसमें जो है स्मृति में आंकड़ों यानी मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है, यानी बी है इसमें पता, यानी एड्रेस है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में है, कंप्यूटर मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को निर्दिष्ट करने का साधन पता मेमोरी एड्रेस है। यानी मेमोरी एड्रेस जो होता है वह स्मृति आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन होता है। आज जबकि हमने रैम के बारे में देख लिया, एक अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, संग्राहक स्टोरेज है, और LDA यह जो है
स्मृति आंकड़ों किसी विशेष व्यक्त करने का साधन नहीं है, जबकि पता इसमें एड्रेस है। 73 देखते हैं। 73 इसमें कह रहा CD रोम का पूर्ण रूप है, तो इसका सही आंसर जो है ये बी है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी CD होगा। और रोम इसमें जुड़ा हुआ, जैसे रोम को हम जानते हैं कि एक परमानेंट मेमोरी है यानी अस्थायी मेमोरी है, और CD कम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम को देखते हैं तो दोनों को ऐड कर दिया गया है। तो CD रोम का पूर्ण रूप है, और यह द्वितीयक या सहायक मेमोरी ग्रुप में, द्वितीयक के सहायक या बैंक स्टोर मेमोरी ग्रुप में इसको जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। CD रोम यानी CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार की डिस्क पहले से मुद्रित होती है, उसमें संग्रहित डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डाटा संग्रहित भी नहीं किया जा सकता। 74 देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर में रॉम है, रैम को उसके बारे में जानते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक ये अस्थायी मेमोरी है। तो ये देखा जाए इसका आंसर तो बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यह एक अस्थायी मेमोरी है। और जबकि यह मुख्य मेमोरी के अंतर्गत ही है, यानी मुख्य मेमोरी जिसको सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं, 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है अस्थायी होता है, जिसमें रोम, और दूसरा कैसे जो कि सबसे फास्ट है, और तीसरा प्रकार जो रैम का होता है, तो ये एक अस्थायी मेमोरी है, और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी पूर्ण रूप है। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थायी स्मृति है। 75 इनके में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? इनपुट और आउटपुट के बारे में विस्तृत में हम देख चुके हैं, तो यहाँ आउटपुट युक्ति नहीं पूछ रहा है। 75 का आंसर देखें, इसमें ए है ड्रम पेन प्लाटर, दूसरा है CRT मॉनिटर, और इसमें देखें तीसरा ईयरफोन्स, और चौथा डी जो है डिजिटल कैमरा। इसका सही आंसर देखें तो डी है, डिजिटल कैमरा है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्प में डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य सभी आउटपुट युक्तियां हैं। यानी इसमें जो है यह डिजिटल कैमरा जो है यह आपका एक इनपुट डिवाइस है। शेष जैसे ईयरफोन्स और शेष जो अन्य थे, शेष अन्य जैसे ड्रम पेन प्लाटर, CRT मॉनिटर, ये सभी जो है आउटपुट हैं, जबकि इसमें कैमरा जो हमने देखा डिजिटल कैमरा जो है यह एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत है। इस पर आउटपुट या इनपुट पर एक विस्तृत वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है, वहाँ इसको विस्तृत में देख सकते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BPSC प्री एग्जाम 2008 का है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। 77 देखते हैं। 77 है कोबोल क्या है, तो इसका सही आंसर कंप्यूटर भाषा है। MPPSC प्री एग्जाम 1990 में है। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी इसका फुल फॉर्म कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर कई भाषाएं होती हैं, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल को देखें तो इसका आंसर देखें तो सी है, डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल जो होता है डाटा सॉफ्टवेयर है। निर्माण एवं विपणन ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा होता है। इसको और विस्तृत में देखते हैं। तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर जिसका निर्माण एवं विपणन ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संग्रह है जो यूजर को डाटाबेस की रचना करने उसका रखरखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा भाषा के बारे में, कंप्यूटर की भाषा में संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसको देखते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छानुसार कार्य करवाने का एक माध्यम है। यह एक कृत्रिम भाषा जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या काम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, रिस्ट्राल का एक सेट है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है, जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले आदेशों को संप्रेषित कर सकता है। मुक्त प्रोग्रामिंग भाषा देखें तो मुक्त प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला देखें तो लो लेवल लैंग्वेज होता है, जिसको निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत जो देखें तो इसमें 2 तरह की निम्न स्तरीय भाषा होती है। पहली जो होती है मशीनी भाषा होती है, दूसरा असेंबली भाषा होती है। उच्च स्तरीय भाषा को देखें तो उच्च स्तरीय भाषा जो आपका है ये 7 प्रकार की हो जाएगी। उच्च स्तरीय भाषा 7 प्रकार की, इसमें कोबोल है जो कि हमने देखा ये कोबोल के बारे में। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है, बेसिक है, अलगाल है, PLI है, पास्कल है, लिप्स है और प्रोलॉग है। ये उच्च स्तरीय भाषा है। और इसके बाद 4th जनरेशन की भाषा शामिल है। तो 3 तरह की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। आगे इसमें देखते हैं, यानी हमने देख लिया 78 देख लिया ओरेकल के बारे में। अब 79 के बारे में देखते हैं। 79 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? भाषा को हमने देखा, कंप्यूटर की भाषा जो है बेसिक है, सी है। फोर्ट्रॉन इसकी भाषा फास्ट नहीं है। तो इसको देखते हैं बेसिक कंप्यूटर की भाषा। ये अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन अंग्रेजी के शब्दों फार्मूला, ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। सी भी कंप्यूटर भाषा, इसकी फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। वो है निम्न में से कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जाहिर सी बात है यहाँ जो है यह मेमोरी है रोम, जबकि जावा, C++ और पास्कल जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। और रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। इसको ऊपर हम देख चुके हैं। रोम कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित सूचना केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती हैं। प्रसंगत अन्य तीनों विकल्प कंप्यूटर की भाषाएं हैं। असेंबलर का क्या कार्य है? यानी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर कार्य है। इसको देखें तो सी इसका आंसर सही है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का कार्य है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो असेंबलर
असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसमें 82 है, यानी अभी हमने 81 को देखा, असेंबलर जो 81 था 82 पे चलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, यानी मशीनी भाषा उसको कहते हैं। 20 का आंसर सही है। उत्तराखंड पीएससी मेंस 2002 में पूछा गया प्रश्न, इसको देखते हैं। तो यह है मशीनी भाषा है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की आधारभूत भाषा। यह केवल 0 और 1 यानी द्विधारी बाइनरी सिस्टम है, जिसका बेस 2 होता है। 0 और 1 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी अनुवाद प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता। इसे कंप्यूटर के मशीनी संकेत भी कहा जाता है। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह है, यह इसका आंसर देखा जाए तो बहुत साधारण है। यह डी है, यूएसए अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्थान है, यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। ईडीयू जो है ये एजुकेशन है। ये बहुत ही आसान है आज के दृष्टिकोण से। एमपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। यूएस डोमेन नेम अमेरिका यूनाइटेड स्टेट को चिन्हित करता था। ईडीयू का अर्थ है एजुकेशन से। इस प्रकार .edu.us अमेरिका में शैक्षणिक संस्थान का डोमेन नेम है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, यानी कमर्शियल, कॉम जो है कमर्शियल है, सूचित करता है। उत्तराखंड पीएससी प्री 2010 में किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश कमर्शियल का लघु रूप है। यह इंटरनेट की डोमेन नेम प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है। इसके विपरीत .com कमांड का लघु रूप है, जो कि डॉस फाइल से जुड़ा फाइल विस्तार होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका 85 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड वेब डोमेन नेम एक्सटेंशन है? इसका सही आंसर देखें तो डी, ये सभी हैं, यानी .com, .gov, .net, ये सभी जो है एक वैलिड वेब डोमेन नेम का एक्सटेंशन है। इसमें देखें तो डोमेन नेम के अंतिम डॉट के बाद वाले भाग को टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। जैसे www.cnn.com में कॉम टॉप लेवल डोमेन है। अन्य टॉप लेवल डोमेन जैसे edu, gov, यानी एजुकेशन है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, नेट है और इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखें, उनके कथनों विचार कीजिए, तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला देखें तो प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP यानी TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। सही उत्तर चुनना है। दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। इसमें देखें तो केवल इसका जो 2 विकल्प सही है, यानी केवल 2 सही है, पहला इसमें गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर यानी TCP/IP एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता है, कथन एक सही नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के मध्य मध्यस्थ कार्य करता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। 87 देखते हैं, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे? रिपीटर का उपयोग करेंगे। इसका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी 87 की व्याख्या देखते हैं। तो 87 में आपका हो जाएगा, यानी सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क लंबाई बढ़ाने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। 88 देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। USB जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। USB का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस को जो USB कहते हैं, इसको देखते हैं। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका यह पूर्ण रूप है। पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिसको भौतिक रूप से छूकर महसूस कर सकते हैं, उससे USB को जोड़ा जा सकता है। USB पोर्ट से उपकरणों को सीधे प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें देखें तो 89 कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो इसकी सही आंसर सी है, तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से, यानी तंत्र में जो अनवांटेड अभिगमन है या आगमन है उससे जो होता है पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है कंप्यूटर में। इसकी व्याख्या देखते हैं तो पासवर्ड एक गुप्त शब्द या संकेताक्षरों की लड़ी है। यह कंप्यूटर प्रणाली में अनाधिकृत अधिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। यह हिंदी थोड़ा सा इसका टफ लग रहा है, नहीं तो यह अनवांटेड जो सूचनाएं हैं या जो फाइल हैं या सूचनाएं, उनको अनवांटेड को यह उससे सुरक्षा देता है। 90 देखें तो 90 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है। इसका सही आंसर देखें तो फिंगर है। ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के जो UDLDA स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में यानी समीक्षा अधिकारी है, उस समय इसे UDLDA कहा जाता था, वर्तमान में समीक्षा अधिकारी RO के रूप में है। तो उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है शामिल है वो 91 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसका सही आंसर लॉजिक सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी, लॉजिकल सिद्धांत पर जो है डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। लॉजिकल मींस अंगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य जो होता है, अंगणितीय तथा तार्किक गणनाओं के कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है, इसका सिद्धांत है। आधुनिक कंप्यूटर में अंगणितीय तथा तार्किक लॉजिकल इकाई होती है जो कि अंगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। 92 देखें, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर देखें तो बग है, यानी सी इसका आंसर सही है। UPPSC GIC 2010 में प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, खोट को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है। यानी जो बग इसमें है, सॉफ्टवेयर बग जो है, इससे त्रुटि, दोष, गलती या खोट को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देती है। नेक्स्ट इसमें 93 OMR
OMR जो है, जो कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कराए जाते हैं, प्री के एग्जाम, कई बार मेंस भी OMR सीट कराए, जैसे छत्तीसगढ़ PCS मेंस के भी एग्जाम OMR सीट पर कराए जाते हैं। तो ये OMR सीट जो हम लोग एग्जाम देते हैं या प्रतियोगी एग्जाम देते हैं, वो OMR सीट का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तत्पार पूछ रहा है, तो ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन जो होता है OMR है। तो इसका सही आंसर देखें कहाँ पर दिया है, तो ए में ही दिया, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका सही आंसर है। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 का प्रश्न, इसको देखें, OMR इन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन आर ऑप्टिकल मार्क रीडिंग प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन की चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें 94 है, IRC का तात्पर्य क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इंटरनेट रिले चैट को जो होता है, इंटरनेट रिले चैट को IRC कहते हैं। इसको देखते हैं, ये पूछा गया इस एग्जाम में। इंटरनेट रिले चैट यानी IRC इंटरनेट रिले चैट एक पाठ्य आधारित चैट प्रणाली जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। यह वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्य संदेश चैट यानी जो चैट होता है, इसका पूर्ण रूप देखें तो इंटरनेट पाठ्य संदेश को चैट कहते हैं या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है। नेक्स्ट इसमें देखें 95 पे, CAD का तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैड यानी कैड का तात्पर्य फुल फॉर्म पूछा है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को कैड कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होती है कैड कहलाता है। इसमें देखें कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन पर लेखन का कार्य संपादित किया जाता है। 96 से शासन के कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, इसको कहते हैं ई-गवर्नेंस। इसका सही आंसर व्याख्या देख लेते हैं। तो शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को संगणक के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंचाना ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस कहलाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न इसके यह आपका है इसमें, वो 97 है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर अपनी गति से प्राप्त करता है, शुद्धता से प्राप्त करता है और स्मृति से प्राप्त करता है, तीनों से उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें देखते हैं, तो कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कार्यान्वित कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि करता है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। इसके बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट है 98 है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर डी, ये सभी भेज सकते हैं। वीडियो मेल के द्वारा हम ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। वेरी वेरी यानी ये बहुत साधारण प्रश्न है। वीडियो मेल एक प्रकार की संदेशन प्रणाली है जिसमें एक वेब कैमरे द्वारा वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड कर एक ईमेल की तरह भेजा जा सकता है। ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स वीडियो मैसेज के ही प्रकार हैं। यानी वीडियो मैसेज के प्रकार में देखें, ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स ये वीडियो मैसेज के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो इसको देखें, इसका आंसर यही सही है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना यानी वीडियो कॉल करना, यह जो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दो या दो से अधिक स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के मध्य दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी IT के माध्यम से एक ही समय पर वीडियो तथा ऑडियो प्रसारण के द्वारा संचार संभव करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें 100 नंबर है। 100 में ये कह रहा ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। ये भी बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईमेल का पूर्ण रूप या विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रिकल मेल नहीं और इलास्टिक मेल भी गलत है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को जो होता है ईमेल कहते हैं। बी देखें, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। 101 देखें, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। निःशुल्क सेवा प्रदाता देखें तो हॉटमेल भी है और रेडिफ मेल भी है, याहू भी है, यानी ये सभी हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा देखें तो जो ईमेल सेवा प्रदाता है वो जीमेल है। याहू अपनी सेवाएं सीमित कर चुका है या तो ईमेल की सेवाओं को लगभग बंद कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में देता है। हॉटमेल और ये जो है हॉटमेल और रेडिफ मेल जो उतने उपयोग वर्तमान में नहीं है जितना कि जीमेल है। हालांकि ये सारी सेवाएं जो क्वेश्चन के रूप में 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो कह रहा निःशुल्क सेवाएं, तो सभी निःशुल्क सेवाएं ही देते हैं। तो अगला देखें, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, जीमेल इत्यादि निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता हैं। 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं इसमें। तो 102 है, डाटा का एक वचन क्या है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि हिंदी के लिए भी पूछा जा सकता है। हिंदी भी जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी में हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही आपके जो BPO एग्जाम मेंस एग्जाम उसमें भी हिंदी। इसके अलावा जो RO जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 2023 के लिए जो कि 411 पदों पर इसका विज्ञापन जारी किया जा चुका है और 9 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है उस हिसाब से हिंदी में यह पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में भी है। तो डाटा का एक वचन होता है, इसका सही आंसर ए यानी डेटम होता है। डाटा का एक वचन जो होता है, डाटा का एक वचन डेटम है, अर्थात डाटा बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, जबकि डेटम जो है सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग होता है। तो डाटा का एक वचन डेटम होता है। नेक्स्ट देखें तो 103 ब्लॉक शब्द, दो शब्दों का संयोजन है, यानी जो ब्लॉक होता है वो इसमें दो शब्द हैं और वे कौन कौन शब्द हैं। तो ये इसका आंसर है वेब और लॉग, यानी वेब और लॉग को मिला दिया जाएगा तब ब्लॉग होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। MPSC प्री एग्जाम 2010 में ब्लॉग एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो और कुछ बाहरी कड़ियाँ हो सकती हैं। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर था, इस कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों वेब लॉग का संयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न आपका है वो 104 ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया, यानी ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म कृमि है, यानी स्टक्सनेट वर्म कृमि है। इसका सही आंसर देखें तो ये बी है। नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजनों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम, यानी वायरस जो है नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजनों, नाभिकीय जो संलयन है उसको नष्ट करने का एक जो है यह वायरस है और ईरान कंप्यूटर में पकड़ा गया है, ये एक कृमि है या वायरस है।
इसकी व्याख्या देखते हैं तो स्टक्सनेट एक ऐसा कंप्यूटर वर्म द्वेषपूर्ण प्रोग्राम या वायरस है जिसका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों किए गए साइबर हमले के इस्तेमाल किया गया था। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर कंप्यूटरों में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। यह वर्म कंप्यूटर से नियंत्रित होने वाले संयंत्रों के लिए घातक है। यह 2010 में पूछा गया प्रश्न था, यानी उस दौरान के लिए यह जो था समसामयिकी के रूप में था, वर्तमान में समसामयिकी नहीं है। 105 देखें तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर एग्जीक्यूटिंग जो होता है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाता है। एमपीसी प्री 2010 का है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण करता है। सीपीयू को जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू की संपूर्ण कार्य प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो फेच है, दूसरा डिकोड है, तीसरा एक्सक्लूसिव है और चौथा राइट बैक है या स्टोर है। मेमोरी से सूचनाओं और निर्देशों को प्राप्त करना फेचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके, यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। आदेशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया एक्सक्यूटिव कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया को समझाया गया कि फेच किसको कहते हैं, डिकोड किसे कहते हैं, एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं। इसके बाद राइट बैक या स्टोर आखिरी स्टेप में होता है। और ये सीपीयू के 4 भाग हैं। सीपीयू जो होता है इन 4 भागों में कार्य करता है। 106 नंबर प्रश्न देखें तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, यानी वर्चुअल जो मेमोरी है का आकार निर्भर करता है। यह इसका सही आंसर देखें तो सी है, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी का आकार जो होता है डिस्क स्पेस निर्भर। एमपीसी प्री 2010 के प्रश्न है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं तो किसी भी निर्देश सूचना परिणाम को संचित करके रखना स्मृति कहलाता है। कंप्यूटर की सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सॉफ्टवेयर स्मृति में जाते हैं। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क तथा रैम मेमोरी की मदद सूचना का आदान प्रदान वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से बहुत तेजी से होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी हेतु आवंटित जगह पर निर्भर करता है। मेमोरी के बारे में विस्तृत रूप से हम यहाँ पर देख चुके हैं, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। 107 है, निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट है, जबकि आर्कुट जो है ये सोशल नेटवर्क साइट है। यह आर्कुट जो है यह सर्च इंजन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो इसमें आर्कुट जो सोशल नेटवर्क साइट है ये सर्च इंजन नहीं है। तो डी यानी इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। एमपीपीएससी प्री 2010 में प्रश्न, आर्कुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था सामूहिक समूह सोशल नेटवर्क है जो कि गूगल समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। सर्च इंजन विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर सूचना खोज के लिए बनाया गया गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन है। यानी जो WWW है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से देख चुके हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी, और यह जो है विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका फुल फॉर्म में कई बार पूछा जा चुका है। 108 नंबर प्रश्न देखें, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिनों तक रहेगा? ये एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यह इसका सही आंसर है बी यानी 30 दिन। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिन तक रहेगा। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। चित्र संदेश मोबाइल फोन के निजी इनबॉक्स में अधिकतम 30 दिनों तक रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक चित्र संदेश सुरक्षित रखने के लिए उस संदेश को सेव करना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर जो रहा ये एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं 109 प्रश्न को, SMS यानी SMS जो है ये बहुत ही पॉपुलर लोग जानते हैं। SMS जो होता है पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो ये आपका इसका आंसर जो है बी है, यानी SMS को देखा जाए तो बी इसका आंसर है। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस को जो होता है SMS कहता है। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2003 पूछा गया प्रश्न है, इसको देखा जा सकता है। बी में जो है शॉर्ट मैसेज सर्विस जो इसका SMS का फुल फॉर्म है या इसका अर्थ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न आपका होगा वो 110 का, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? तो हैकिंग का जो अर्थ है इसमें से कोई भी नहीं है, यानी सर्चिंग, सिक्योरिटी, ए था बी, यानी दोनों को ही इसमें ऐड किया है। तो इसमें से कोई भी हैकिंग नहीं है। हैकिंग समझते हैं क्या? एमपीपीएससी प्री 2010 का प्रश्न है, किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी से हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। 111 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर है? तो इसका सही आंसर जो बी है, ऊपर हम देख चुके हैं इसको। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ यानी खुद के लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है उसको हैकर कहा जाता है। और एमपीपीएससी प्री 2012 में है। बी में देखें इसमें समान यानी इसकी व्याख्या देखें तो सामान्य प्रयोग में हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रशासकीय नियंत्रणों तक अधिगमन प्राप्त करके कंप्यूटर की सुरक्षा घेरे को तोड़ता है। 112 देखें, साइबर क्राइम क्या है? तो साइबर क्राइम को देखते हैं 112 नंबर को। तो साइबर क्राइम क्या इसको समझते हैं। तो साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम के रूप में यहाँ पर जो चार्ट में दिखाया गया, साइबर क्राइम का हैकिंग जो करता है, अभी हैकिंग को देखा वो साइबर क्राइम है। स्टालिंग करना भी साइबर क्राइम। इसके बाद सर्विस आघात की मनाही, इसमें सर्विस आघात की मनाही भी जो होती है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं पूर्ण रूप से। तो इसका डी यानी उपयुक्त सही, यानी जो इसमें दिया उपयुक्त सभी जो है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। सभी का मतलब जो है सभी, यहाँ पर हमने देखा कि हैकिंग भी साइबर क्राइम है, स्टॉकिंग भी जो है साइबर क्राइम है। इसके बाद सर्विस आघात की मनाही भी हैकिंग है। तो डी इसकी व्याख्या, हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉलिंग कहा जाता है। यानी साइबर स्टॉलिंग की व्याख्या बता दिया है कि किसी व्यक्ति या समूह या संगठन को बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉलिंग कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क संसाधन को प्रयोक्ताओं के प्रयोग अनुपलब्ध कराने का प्रयास सर्विस आघात की मनाही यानी डिनाई ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, यानी उसे कार्य करने से मना करता है सर्विस।
तो और हैकर को देखिए जो हैकर किसे कहते हैं उसका व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या रही। 113 देखते हैं, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। इसका सही आंसर ए हार्ड डिस्क पर, यानी कह रहा है मूल निवेश निर्गम प्रणाली। मूल जो है निवेश मीन्स इनपुट, निर्गम मतलब आउटपुट सिस्टम, यानी इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होती है, इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर में मूल यानी इनपुट था, आउटपुट सिस्टम हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होती है। 114 नंबर प्रश्न, कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना, कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना क्या कहलाता है? उपयुक्त सभी कहलाएगा, यानी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना आगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। कौन? कंप्यूटरों का जाल। उपयुक्त सभी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े कंप्यूटर और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम करने के साथ साथ हैकिंग, वायरस आदि सुरक्षा संबंधी खतरों में भी बढ़ोतरी होती है। तो यह 114 नंबर प्रश्न की व्याख्या है। तो ये वीडियो का पार्ट यहीं तक। शेष जो इसके शेष प्रश्न हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।